हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण एकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, जितने भी 2011 से 2024 अब तक जितने प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है, सब के सब एक हम लोग सेट के माध्यम से कर रहे हैं। आज का सेट नंबर 14वां है दोस्तों। अगर इससे पहले और सेट नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से कराया गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विस्तृत जानकारी के लिए पाठ्य वस्तु को पढ़ना निम्न है। यानी कि डैश है, क्या विस्तृत पठन या आनंद के साथ पठन या पठन प्रक्रिया या गहन पठन। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे, गहन पठन। विस्तृत जानकारी के लिए पाठ्य वस्तु को पढ़ना गहन पठन है। देखिए, विस्तृत पठन का अर्थ सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी पाठ्य वस्तु को ध्यान से पढ़ना है। इसमें कोई किताब, रिपोर्ट या अन्य सामग्री भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, गहन पठन। अगर दोस्तों हिंदी के संपूर्ण पेडागोजी मैराथन क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। बहुत ही शानदार तरीके से करा दिया गया है और जितने भी ये है सब के सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में ये ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है दोस्तों। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेखन प्रक्रिया में मसौदा तैयार करना डैश के बाद आता है। क्या योजना बनाने से या समीक्षा करना या संपादन करना या पुनर्लेखन करना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, योजना बनाना। लेखन प्रक्रिया के 5 चरणों में से, क्या लेखन प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं, तो 5 चरण होते हैं, जिसमें से मसौदा बनाना पहला चरण होता है और जबकि योजना बनाना दूसरा चरण। तो यही कहा है कि मसौदा तैयार करने के बाद आता है तो योजना बनाना आता है। 5 चरण होते हैं लेखन प्रक्रिया के। पहला चरण कौन सा होता है, तो पहला चरण मसौदा बनाना, दूसरा चरण योजना बनाना और तीसरा संशोधन, उसके बाद संपादन और लास्ट में प्रकाशन का चरण आता है। तो याद रखिएगा, लेखन प्रक्रिया के 5 चरण होते हैं, जिसमें से योजना बनाना दूसरा चरण होता है, वही मसौदा के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लेखन प्रक्रिया के चरण। देखिए, लेखन प्रक्रिया के चरण, फिर आगे एक क्वेश्चन देखिए, प्रकाशन पर समाप्त होते हैं, मानस मानचित्र पर समाप्त होते हैं, मस्तिष्क आलोड़न पर समाप्त होते हैं, समीक्षा पर समाप्त होते हैं। जस्ट ऊपर हम क्या बताए हैं दोस्तों कि पहला चरण मसौदा बनाना होता है, दूसरा योजना बनाना, तीसरा संशोधन, चौथा संपादन और पांचवा प्रकाशन। यानी कि प्रकाशन पर समाप्त होता है लेखन प्रक्रिया के जो 5 चरण होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाशन पर समाप्त होते हैं। सब के सब ये दोस्तों क्वेश्चन जितने भी आए सब प्रीवियस ईयर एग्जाम में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। देखिए, मुक्त लेखन को उस लेखन की तरह व्याख्यायित किया जा सकता है जिसे किसी अन्य स्रोत से लिया जाता है, या जो कविता बन जाती है, या नियमों को ध्यान में रखे बिना जो भी मन में आए उसे लिख देना, या जनरल में एक विस्तृत लेख। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हम लोग लॉक कर देंगे, नियमों को ध्यान में रखे बिना जो भी मन में आए उसे लिख देना। मुक्त लेखन में व्यक्ति द्वारा वर्तनी व व्याकरण इत्यादि को ध्यान में न रखकर एक निर्धारित अवधि तक के लिए लिखा जाता है। इस सामग्री के प्रकाशन से पूर्व उसका संपादन निष्पक्षता के साथ किया जाता है। तो वही है कि मुक्त लेखन को उस लेखन की तरह व्याख्यायित किया जा सकता है जो नियमों को ध्यान में रखे बिना जो भी मन में आए उसे लिख देना। यानी कि मुक्त लेखन में व्यक्ति द्वारा वर्तनी व्याख्या इत्यादि को ध्यान में नहीं रखकर निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक भाषा शिक्षिका अर्थ में समझ के बजाय वाक्यों की संरचना को याद करने पर बल देती हैं, वे डैश का उपयोग करती हैं। या व्याकरण अनुवाद पद्धति का, या संप्रेषण परक उपागम का, या प्रत्यक्ष पद्धति का, या संरचनात्मक उपागम का। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे, संरचनात्मक उपागम का। एक भाषा शिक्षिका के अर्थ में समझ के बजाय वाक्यों को संरचना को याद करने पर बल देती है, वे संरचनात्मक उपागम का उपयोग करती हैं, जिसे संरचनात्मक उपागम को नई पद्धति मिलता है दोस्तों, और जिसे श्रव्य मौखिक पद्धति के रूप में भी जाना जाता है।
तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा संरचनात्मक उपागम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। गहन पठन पठन का एक कौशल है जो डैश की ओर संकेत करता है। क्या मनोरंजन के लिए पढ़ना या संपादन के लिए पढ़ना। नीचे देख लेते हैं इसका ऑप्शन। पाठ्य वस्तु की गहरी समझ प्राप्त करने के लिए पढ़ना या पाठ्य वस्तु का सिंहावलोकन प्राप्त करने के लिए पढ़ना। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे। गहन पठन यानी कि पठन का एक कौशल होता है जो पाठ्य वस्तु की गहन समझ प्राप्त करने के लिए पढ़ने की ओर संकेत करता है। गहन पठन में शिक्षार्थियों को विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों और कार्यों के साथ विस्तार में पढ़ना शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा पाठ्य वस्तु की गहरी समझ प्राप्त करने के लिए पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। भाषा की ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या स्वनिम होती है या अर्थ विज्ञान होता है, ये रूपिम है दोस्तों, या स्वनिम या वाक्य संरचना। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे दोस्तों, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो भाषा की ध्वनि की सबसे सार्थक इकाई होती है उसे स्वनिम कहते हैं। स्वनिम उच्चरित भाषा की लघुत्तम इकाई है जिसमें ध्वनियों का अंतर स्पष्ट होता है। स्वनिम का संबंध ध्वनि से होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा स्वनिम। यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्वनिम स्वनिम मतलब दिमाग पे था दोस्तों, तो यही निकल गया, कोई बात नहीं। रूपिम पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक शिक्षिका का यह विश्वास है कि मानव भाषा भी उसी तरह सीखता है जैसे वह अनुभव के साक्ष्य से कौशल तथा योग्यताएं सीखता है। वे किस सिद्धांतवादी के विचार से सहमत हैं। क्या पियाजे के या चॉम्स्की के या स्किनर के या वाइगोस्की के। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे स्किनर के। स्किनर क्या कहते हैं। स्किनर यही कहते हैं कि बच्चे जो भाषा सीखते हैं अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं यानी कि कॉपी करके सीखते हैं। तो वही कहा गया है कि एक शिक्षिका का यह विश्वास है कि मानव भाषा भी उसी तरह सीखता है जैसे वो अनुभव के साक्ष्य से कौशल तथा योग्यताओं से। तो यह कि स्किनर का यही कथन है कि बच्चे भाषा जो सीखते हैं अनुकरण यानी कि कॉपी करके सीखते हैं। पियाजे कहते हैं कि बच्चे इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं। और चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे जो भाषा सीखते हैं वो जन्मजात होती है। बच्चों की भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है जिसके उनके अंदर एक एलईडी नामक डिवाइस होता है जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। सार्वभौमिक व्याकरण रहता है। तो वाइगोस्की क्या कहते हैं। वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे जो भाषा सीखते हैं वो समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्किनर हो जाएगा यानी कि बच्चे अनुकरण यानी कि कॉपी करके सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। छोटे बच्चों से बात करते समय सरल वाक्य उच्च तान और अनुतान में बदलाव डैश के उदाहरण है। क्या अति सामान्यकरण या भाषिक वाक्य या बबलाना या बाल निर्देशित वाक्य। तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या चौथा लॉक कर देंगे बाल निर्देशित वाक्य दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जब माँ द्वारा शिशु को बोले जाने वाली दुलार की भाषा को बाल निर्देशित वाक्य माना जाता है दोस्तों। दुलार की भाषा इसमें बालक बोलने के लिए स्वतंत्र होता है। क्या करता है इसमें बालक बोलने के लिए स्वतंत्र रहता है। तो वही है कि छोटे बच्चों से बात करते समय सरल वाक्य उच्च तान और अनुतान में बदलाव बाल निर्देशित वाक्य के उदाहरण है। तो वही है कि जो भी माँ जैसे बच्चों से क्या बोलते हैं दुलार की भाषा को वही बाल निर्देशित वाक्य यानी कि भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न डैश सीखने की वह अक्षमता है जो वाक्य ध्वनियों की पहचान को प्रभावित करती है जिससे समस्या उत्पन्न होती है। क्या डिसाफिया या अफेसिया डिसलेक्सिया डिसकैलकुलिया। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हम लोग लॉक कर देंगे डिसलेक्सिया दोस्तों। डिसलेक्सिया को अपपठन भी कहा जाता है जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। यानी कि डिसलेक्सिया क्या है कि सीखने की वह अक्षमता जो वाक् ध्वनियों की पहचान को प्रभावित करती है। यानी कि वाक् ध्वनियों को पहचानने में अक्षमता है। यानी कि मान लीजिए लक्ष्य को लेक्स पढ़ दिया तो आप लोग ऐसे कोरिलेट कर लीजिए
कि ये लड़का क्या है, लक्ष्य को लेक्स पढ़ रहा है, यानी कि डिसलेक्सिया, पढ़ नहीं पा रहा है, तो यह पढ़ने में अक्षमता हो रही है, कठिनाई हो रही है। हिंदी संपूर्ण पैडागोजी में पूरी की पूरी ये सब डिटेल सब के सब पढ़ा दिए, XYZ एक भी नहीं छोड़े, जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कक्षा 6 का शिक्षार्थी उच्चारण में त्रुटियां करता है, शिक्षक उसकी मदद कर सकते हैं। तो मदद कर सकते हैं क्या, शिकायत लगाने के लिए उसके माता पिता को बुलाना, क्या माता पिता को बुलाएंगे, वैसे ही गलत हो जाएगा। जब बच्चा त्रुटि करता है तब उसे रोककर उसकी त्रुटियों को सुधारना, उस त्रुटि को रोकेंगे नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। जब बच्चा पढ़ना समाप्त कर दे तब शब्द का सही उच्चारण बताना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 ही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। जब बच्चा पढ़ना समाप्त कर दे तब शब्द का सही उच्चारण बताना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चे की भाषा सीखने में मुद्रित समृद्ध परिवेश को लाभदायक माना जाता है, ऐसे परिवेश के निर्माण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। क्या बच्चों को मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराकर, या रोचक कहानियां, कविताएं एवं बच्चों के संबंधित जानकारी कक्षा और विद्यालयों की दीवारों पर लगाना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रोचक कहानियां, कविताएं एवं बच्चों से संबंधित जानकारी कक्षा और विद्यालय की दीवारों पर लगाना। क्या कह रहा है देखिए, बच्चे की भाषा सीखने में मुद्रित समृद्ध परिवेश को लाभदायक माना जाता है, ऐसे परिवेश का निर्माण सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो समृद्ध परिवेश कहेंगे तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराकर करेंगे, गलत हो जाएगा। पॉजिटिव सब के सब ऑप्शन नंबर 2, इसमें देखिए शिक्षक मुद्री, मैनुअल, हैंडबुक, गाइड, ये सब क्या है, निगेटिव सब आए जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निपुण भारत मिशन के अनुसार, क्या निपुण भारत मिशन के अनुसार लक्ष्य जैसे बुनियादी साक्षरता एवं संख्या बोध के सीखने के लक्ष्य सभी राज्य द्वारा प्राप्त किए जाने चाहिए। कक्षा 1 में समझ के साथ पढ़ने के लक्ष्य इस प्रकार हैं। प्रति मिनट 40 से 60 शब्दों के अर्थ के साथ पढ़ना, या कम से कम 3 अक्षरों से बनने वाले शब्दों को पढ़ना, या आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य वस्तु से कम 45 शब्द यानी कि सरल शब्दों में बनने वाले छोटे वाक्य पढ़ना। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, निपुण भारत योजना, देखिए निपुण भारत योजना के तहत 5 जुलाई 2021, कब, 5 जुलाई 2021 को दोस्तों ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई थी। निपुण भारत योजना कब आरंभ की गई थी, तो 5 जुलाई 2021 को। और इसमें क्या क्या आ गया, 45 सरल शब्दों में बनने वाले छोटे वाक्यों को पढ़ने का लक्ष्य बनाया गया। निपुण भारत योजना के तहत कब, 5 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परीक्षा के लिए किसी विषय को सीखने के लिए किस पठन तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो क्या विस्तृत पठन, या स्कैनिंग, या व्यूहात्मक पठन, या स्कीमिंग। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, स्कैनिंग। स्कैनिंग वह पठन तकनीक है जो विद्यार्थियों को इच्छित जानकारी निकालने में सहायता प्रदान करती है। स्कैनिंग यानी कि यह तेज गति से पढ़ने की तकनीक है जिसे विषय वस्तु को शीघ्रता से ग्रहण किया जा सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि स्कैनिंग से स्कैन आप लोग करते हैं तो क्या तेजी से ही तो आता है। ये सब के सब दोस्तों जितने ये पठन से संबंधित है, सब एक भी टॉपिक, एक भी पॉइंट, एक भी टाइप नहीं छोड़े हैं। संपूर्ण हिंदी मैराथन क्लास में जाकर देख लीजिएगा। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की लेखन योग्यता में प्रगति देना चाहती हैं, उनके लिए सर्वाधिक विश्वसनीय उपकरण कौन सा है, तो क्या साक्षात्कार, रूब्रिक, या पोर्टफोलियो, या स्व आकलन। तो ऑप्शन नंबर हम लोग 3 लाख कर देंगे, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में होता क्या है दोस्तों, पोर्टफोलियो मूल्यांकन की वह अवधारणा है जिसमें विद्यार्थियों को अगले चरण की तैयारी के लिए प्रस्तुत किया जाता है। पोर्टफोलियो का उद्देश्य विद्यार्थी द्वारा स्वयं अधिगम की योजना बनाना है। एक फाइल एक होती है, इसमें पूरी एक रजिस्टर होता है, उसमें बच्चे की जितनी भी कमियां, अचीवमेंट, जितने नाम, माता पिता सब है, सब इस पोर्टफोलियो में रहता है। तो सबसे पोर्टफोलियो, इसका मूल्यांकन सबसे बच्चों का सबसे बेस्ट है पोर्टफोलियो। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, पोर्टफोलियो।
आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।